Hello everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and new words. आज 4 आर्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट है म्यूकोरमाइकोसिस रिस्क मिटिगेशन इन द कोविड बैटल। फ़िलहाल आप लोगों ने शायद सुना होगा कि कोविड पेशेंट्स में एक नई तरह की डिज़ीज़ देखने को मिल रही है जिसको ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो ये क्या है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इस आर्टिकल में। सेकेंड इज़ रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन। तो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही हैं और क्या किए जाने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। थर्ड इज़ टेम्प्रेरी रिस्पाइट। तो यहाँ पे अभी एक नया डेटा आया है एनएसओ के द्वारा, उसके बारे में कुछ बात की गई है, उसे हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज़ द क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस मस्ट एंड। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस मतलब ज़बरदस्ती लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, उस तरीके के क्राइम्स कैसे होते हैं, क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है म्यूकोरमाइकोसिस रिस्क मिटिगेशन इन द कोविड बैटल। तो फ़िलहाल देखा गया है वो पेशेंट्स जो कि कोविड से जूझ ही रहे थे कि उनमें एक नए तरह का इन्फेक्शन देखा गया है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं ब्लैक फंगस। अब देखो ये क्या है और कैसे होता है वो देखते हैं हम। तो वो पेशेंट्स देखो पहले तो ब्लैक फंगस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम में ही है फंगस, यानी म्यूकोरमाइकोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फंगस से होती है, इसलिए इसको हम कहेंगे फंगल इन्फेक्शन। और ये उन लोगों को अफेक्ट करती है जिनकी या तो इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर डायबिटीज़ की उन्हें प्रॉब्लम है, या फिर उनके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स को यूज़ किया जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में, और स्टेरॉइड हमेशा इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, तो इसीलिए इन 3 कंडीशन में ये म्यूकोरमाइकोसिस की जो हम देख रहे हैं वो इस तरह की डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही है उन पेशेंट्स में जो कि कोविड से रिकवर तो हो रहे हैं या जिन्हें कोविड है, बट उनकी या तो इम्यूनिटी कमज़ोर है, या तो उनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर वो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पर थे। तो ऐसे में जो या इस आर्टिकल के राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि एस्टेरॉइड्स को यूज़ कम से कम करना चाहिए, क्योंकि एस्टेरॉइड का यूज़ इम्यूनिटी को कमज़ोर करने से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम एस्टेरॉइड का यूज़ नहीं करते हैं तो इस कंडीशन को कुछ कम किया जा सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड को यूज़ करने से फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब इन्होंने बता रखा है कि टाइप्स क्या हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, और डायग्नोसिस क्या है, मतलब कैसे पता करेंगे। तो फर्स्ट जो सबसे कॉमन टाइप है इसकी, उसका नाम है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल। उसको हम कहेंगे राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, ये इसका कॉमनेस्ट सबसे कॉमन टाइप है। ऐसे में क्या होता है, कोल्ड से शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे आई में रेडनेस देखने को मिलती है, फिर आँखों की जो मसल्स हैं वो पैरालाइज होना शुरू होती हैं, और एंड में जाके ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकते हैं ये, और फिर धीरे धीरे ये ब्रेन तक भी स्प्रेड कर सकते हैं। इसके दूसरे फॉर्म्स भी हैं जो कि पल्मोनरी फॉर्म से जुड़े हुए हैं, यानी ये लंग्स वगैरह को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह से म्यूकोरमाइकोसिस के कई टाइप्स हैं जो कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इन्फेक्ट करती है। अब ऐसे में किया क्या जा सकता है कि या तो इन्हें एंटी फंगल ड्रग्स दिए जा सकते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं और साथ ही साथ टॉक्सिक भी होते हैं। तो इसका परमानेंट मतलब म्यूकोरमाइकोसिस का अगर हम इलाज एंटी फंगल ड्रग्स में देखें तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और अगर अफोर्ड कर भी ले तो टॉक्सिसिटी होने के कारण उसको बॉडी में यूज़ किया जाना ही ठीक नहीं है। तो इसका जो लास्ट रिसॉर्ट बचता है वो है मेडिकल सर्जरी, यानी कि कुछ केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि इंसान की जान बचाने के लिए उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि जॉ है या आइज़ है उसको रिमूव करना पड़ा है। तो इसका मतलब ये जो डिज़ीज़ है वाकई काफ़ी सीरियस है। तो अब इससे हम बच कैसे सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम शुगर लेवल को कंट्रोल करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं या स्टेरॉइड्स से जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसको रोकना चाहिए। स्टेरॉइड सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ किए जाने चाहिए जब उनकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है, यानी इसको एक लास्ट रिसॉर्ट के रूप में देखना चाहिए।
और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस किए जाने चाहिए। एक्सरसाइज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, वो सारी चीज़ें की जानी चाहिए। राइटर का कहना है कि स्टेरॉयड का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब पेशेंट्स में सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उनमें साइटोकिन स्टॉर्म जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब ये वर्ड क्या है ये हम समझते हैं। वर्ड है साइटोकिन स्टॉर्म। अब ये कंडीशन क्या होती है? तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन की बॉडी खुद के ही सेल या टिश्यूज़ को अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, ना बजाय इसके कि वो वायरस से फाइट करे। ठीक है, यानी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जब बॉडी वायरस से फाइट करने के बजाय खुद के ही सेल्स और टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये केस होता है जब हमें स्टेरॉयड को हम यूज़ कर सकते हैं और हमें यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वो कंडीशन है जब ये यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स को मतलब रिकमेंड करना चाहिए। अदरवाइज़ हर केस में स्टेरॉयड को यूज़ करना और ये मान लेना कि स्टेरॉयड के यूज़ करने से कोविड-19 की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, ये गलत अवधारणा है और इसको नहीं किया जाना चाहिए। और फिर हमें टाइम टाइम पे ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हेल्दी डाइट्स लेना चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या हमें सीरियल्स कम लेने चाहिए और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए, जैसे कि ग्राम है, मशरूम है, जिनमें भी प्रोटीन का कंटेंट हाई होता है, उस तरह की हमें फूड इंटेक लेना चाहिए। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें इसमें मेडिकल हेल्प भी हम ले सकते हैं। मेडिसिन्स को हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो डायबिटीज़ को रेगुलेट कर सकें, उसको बढ़ने से रोक सकें। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव चल ही रही है, तो वैक्सीनेशन से जो कोविड-19 की सीवियरिटी है उसको हम ऑब्वियसली इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन भी इसका एक तरीका है कि इन सब चीज़ों से, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन लेते हैं तो कोविड-19 में वो इफ़ेक्टिव है, और कोविड-19 में अगर इफ़ेक्टिव है तो उसके सेकेंड जो स्टेज हो रही है कुछ पेशेंट्स में, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस, उसको भी रोका जा सकता है। तो ये सारे तरीके हैं हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाकर। मेडिसिन्स अगर हमारी चल रही हैं डायबिटीज़ की, तो उसको रेगुलर टाइम पर लेकर, स्टेरॉइड्स के यूज़ को कम करके, एक्सरसाइज करके, इन तरीक़ों से हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं और इन बीमारी से बच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं वो वर्ड्स जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ एडिज, दैट इज़ अ वेल नोन फ्रेज़। ये फ्रेज़ नहीं है, ये फ्रेज़ है, जैसे हम कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। सेकेंड इज़ प्रोफिलैक्सिस, दैट इज़ ट्रीटमेंट गिवन टू प्रिवेंट डिजीज़। किसी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। थर्ड इज़ डिसैमिनेट, दैट इज़ स्प्रेड, फैलाना। और लास्ट इज़ मेटिकुलस, दैट इज़ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना और एग्जैक्ट क्या करना है वही करना, उसको हम कहते हैं मेटिकुलस। सेकेंड यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन। तो इंडिया में किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, इंडिया का हेल्थ सिस्टम फ़िलहाल बहुत बुरी कंडीशन में हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसको टैकल करने के लिए जो डॉक्टर एंड पेशेंट्स का रेशो होना चाहिए वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। यानी हेल्थ सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वही यहाँ पे डिसबैलेंस्ड है। तो हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना एक टास्क है जो किया जाना चाहिए, और जो ये शॉर्टफॉल है हेल्थ वर्कर्स की उसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारे स्टाफ कम है, जो डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स का जो रेशो है अगर वही बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हेल्थ से रिलेटेड, उसको भी इंडिया पूरा नहीं कर पाएगी। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिया पूरा, अगर एक भी उसका एस्पेक्ट छूटता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम नहीं अचीव कर पाएंगे। तो वर्कफोर्स क्राइसिस जो है यहाँ पे, डॉक्टर्स का कम होना, पेशेंट्स
अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, इसमें भी हम देखते हैं कि रीजनल इम्बैलेंसेस हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ में देखें तो जो ये रेशो है वो ज़्यादा ख़राब है, साउथ में रेशो फिर भी बेटर है। साउथ के स्टेट्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो नॉर्थ स्टेट से बेटर कंडीशन में हैं, बट एक आध स्टेट्स को छोड़ के। और ऐसे में क्या हो रहा है कि मेडिकल एजुकेशन में कुछ चेंजेस लाना और उसको रिवैम्प करना, रिफॉर्म करना ज़रूरी समझा जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग ने एक प्रपोज़ल दिया जिसमें ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं उसको अलाउ करना चाहिए कि वो प्राइवेट एंटिटीज़ वहाँ पे ओवरटेक कर सके और वहाँ पे हॉस्पिटल्स को टीचिंग हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जाना चाहिए और वहाँ पे कम से कम 150 MBBS सीट्स अलॉट की जानी चाहिए। अब सुनने में तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एक तरह से टीचिंग हॉस्पिटल बना देते हैं जहाँ पे 150 MBBS सीट्स अलॉट की जा रही हैं, यानी कि 150 वहाँ पे हम ट्रेन कर रहे हैं डॉक्टर्स को। और इस पूरे कंट्री में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे हम एक साल में डॉक्टर्स को तैयार कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं कंसर्न क्रिएट करता है हमारे लिए। कैसे, वो देखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो माने जाते हैं कि जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जो गरीब तबका है, वो उसके लिए एक लास्ट रिसॉर्ट माना जाता है, क्योंकि गरीब इंसान किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके पैसे खर्च नहीं कर सकता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर वहीं की सर्विसेज अवेल करते हैं। बट अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं तो इन सर्विसेज को हम कॉस्टली बना देते हैं, फिर पुअर सेक्शंस को हेल्थ सर्विसेज से कहीं ना कहीं हम वंचित कर देते हैं। अब वो यहाँ जाकर जो हेल्थ सर्विसेज पहले ले पाते थे, तो कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद वो वहाँ जाकर हेल्थ सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हेल्थ सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है, गरीब हैं तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो चाहे एजुकेशन है या मेडिकल एजुकेशन है, वो इनको बिजनेस की तरह लेते हैं। उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब वो गरीब इंसान को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए वो ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें अक्सर ये देखा जाएगा कि वो सेक्शन सोसाइटी का जो पुअर सेक्शन से आ रहा है और वो एस्पिरेंट्स हैं, वो MBBS करना चाहते हैं पर उनके पास पैसे इतने नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और वो MBBS नहीं कर पाएंगे। तो यानी वो लॉट जो पुअर सेक्शन से आ रहा है और वो विलिंग है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो रूरल सर्विसेज में इन्वॉल्व होंगे, उनको हम एक तरह से उनको शट कर दे रहे हैं अंदर आने से। यानी कि जो पुअर सेक्शन है वो इस फील्ड में आ ही नहीं पाएगा। और फिर जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो अच्छे खासे पैसे खर्च करके आ रहे हैं, अर्बन एरियाज से आ रहे हैं, तो वो एक बार MBBS की डिग्री ले लेंगे तो उसके बाद वो अपनी सर्विसेज रूरल एरिया में देंगे, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो वो अच्छे डेवलप्ड सिटीज़ में जाना चाहेंगे, अपनी मतलब एक्सप्लोर करना चाहेंगे चीज़ों को, करियर को अच्छा बनाना चाहेंगे। तो ऐसे में जो पुअर सेक्शन हमारी सोसाइटी का है वो दो तरीके से इफ़ेक्ट होगा। पहली बात तो वो हेल्थ सर्विसेज नहीं अवेल कर पाएगा, और दूसरी चीज़ कि मेडिसिन जैसे फील्ड में पुअर सेक्शन के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो इंडियाज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी गोल्स लाइक अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड हेल्थ इक्विटी, इसके अगेंस्ट जाता है ये प्रिंसिपल, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होनी चाहिए और हेल्थ पे सबकी पहुंच होनी चाहिए, गरीब हो या अमीर हो सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। पर ये जो पॉलिसी हम बना रहे हैं वो इसके अगेंस्ट जा रही है, यानी पुअर सेक्शन पूरी तरह से इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाएगा। Solving doctor shortage therefore needs long-term thinking and commitment from the political leaders। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाना चाहिए और इन चीज़ों को इंश्योर कराया जाना चाहिए कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका जो कि पुअर सेक्शन है वो इससे पीछे ना छूट जाए, ना इलाज में ना ही MBBS सीट्स में उनका एक तरह से रोल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये भी राइटर ने कहा है कि जो हम पहले प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुआ करती थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PP मॉडल पे जितने भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए गए हैं वो लास्ट में जाके प्राइवेट प्लेयर्स की अपनी जो उन्होंने कंप्लाइंसेस से उसको पूरा नहीं किया, और इस वजह से इस तरह के जितने भी फैसिलिटीज़ थी वो सारी बीच में ही रोक देनी पड़ी हैं और वो फाइनल अपने स्टेज तक नहीं पहुंच पाई हैं।
तो ऐसे में मेडिकल एजुकेशन एक पब्लिक गुड है और उसको वही रहने देना चाहिए, और इस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि वो पूरे कंट्री को कैटर कर सके, ना कि सिर्फ एक तबके को। मेडिकल एजुकेशन इज़ अ public good and its purpose is to improve the population health and decrease disease burden। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि पूरी कंट्री हेल्दी रहे, ना कि एक लॉट, और डिज़ीज़ बर्डन को कम किया जा सके। और इस तरीके से देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल स्टेप अप इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए, मतलब मेडिकल जैसी फील्ड को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपना चाहिए जिससे कि एक लॉट उससे बाहर हो जाए। गवर्नमेंट को खुद ये इंश्योर करना चाहिए, और एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके हमारी कंट्री के हर एक लॉट को। तो ये पूरा इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे दो ही वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट थे जो न्यू थे। फर्स्ट है इम्पेडिमेंट, दैट इज़ बैरियर और लिमिटेशन। किसी चीज़ में जो भी लिमिटेशन है उसको हम कहेंगे, जो यानी कि जो रुकावटें हैं उसे हम कहेंगे इम्पेडिमेंट। सेकेंड इज़ अनफेटर्ड, दैट इज़ नॉट कंट्रोल्ड और रेस्ट्रिक्टेड, यानी किसी चीज़ को कंट्रोल ना करना या रिस्ट्रिक्ट ना करना, उसे हम कहेंगे अनफेटर्ड। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ, जो कि है टेम्पररी रिस्पाइट। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या बता रखा है राइटर ने। देखिए, फ़िलहाल एक रिपोर्ट आई है, एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको हम कहते हैं NSO, इसके डेटा आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कई महीनों के बाद कम हुआ है और अब इसका जो 4.29% पे आ गया है। अब यहाँ पे हमें देखना ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन होता क्या है। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा 2-3 तरह के इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम सुना होगा आपने, फिर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो जुड़ा हुआ है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, पर थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीज़ों को लिया जाता है, यानी कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि फूड हो गया, ऑयल हो गया, जिसके प्राइस में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं, हर दिन उसके प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सभी आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं, यानी सभी मटेरियल को इंक्लूड करके फिर जो इन्फ्लेशन निकालते हैं उसे हम कहेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। और अगर हम जो वॉलेटाइल गुड्स हैं उसको हटा के, जैसे कि फूड एंड ऑयल है, क्रूड ऑयल वगैरह, उसको हटा के, उनके प्राइस को हटा के बाकी जो सारे आइटम्स बचते हैं उसका अगर हम इन्फ्लेशन निकालें तब उसको हम कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम्स इंक्लूड हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल भी हैं, यानी उनके प्राइस में काफ़ी हद तक चेंज भी आता है। और ये CPI और HI यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन दोनों ही रिलीज़ किए जाते हैं ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड CPI दोनों ही रिलीज़ किए जाते हैं। तो ये तो हमने समझा कि कंसेप्ट होता क्या है ये। अब देखिए इस आर्टिकल में क्या बताया हुआ है राइटर ने। तो इन्होंने कहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कई महीनों के बाद अब कम हुआ है, जो कि है 4.29%। और अगर हम बात करें, और साथ ही साथ NSO का एक सेपरेट डेटा भी रिलीज़ हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो मार्च मंथ का 22.4% है, और मतलब काफ़ी अच्छा ये रेशो बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पिछले साल का, यानी जो ये IIP है वो पिछले मंथ के कंपैरिजन में निकाला जाता है। यानी अगर वो 2021 मार्च का अगर हम निकाल रहे हैं IIP, तो इसको किस बेस पे निकालेंगे, तो पिछले साल के IIP, पिछले साल के मार्च मंथ के IIP पे निकालेंगे। तो पिछले साल जो IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया था, यानी कि जो उसकी ग्रोथ थी, मतलब वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी माइनस में 18.7% जो है उसने IIP पिछले मंथ का था, यानी मार्च मंथ का पिछले साल। तो अब इससे अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली बात है, अगर
किसी मंथ में डेटा कम हुआ है तो अगले साल उसी मंथ में अगर थोड़ा सा भी बढ़ोतरी होती है इंडेक्स में या डेटा में, तो जो हम रिज़ल्ट देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, वो